हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शल्य तंत्र का फर्स्ट चैप्टर के बारे में। शल्य तंत्र की परिभाषा एवं परिचय। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे कि शल्य तंत्र क्या होता है, इसका परिचय क्या है, मतलब पूरा इंट्रोडक्शन जानेंगे इसके बारे में। तो इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, वैसे ये थोड़ा सा इसका इतिहास बताया गया है शल्य तंत्र का कि कहाँ कहाँ पर इसका वर्णन है। ये सब तो जैसे आयुर्वेद के 8 अंग में इसका वर्णन है। क्या है? तद्य शल्यम, शालाक्यम, काय चिकित्सा, भूत विद्या, कौमारभित्यम, आगत तंत्रम, रसायन तंत्रम, बाजीकरण तंत्रम इति। तो ये आयुर्वेद के 8 अंगों में शल्य तंत्र का वर्णन है, ये बताया गया है। जानते ही आप फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे धन्वंतरी का परिचय बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। धन्वंतरी के विभिन्न मत बताए गए हैं। सुश्रुत का परिचय बताया गया, आचार्य सुश्रुत को। आप जानते हैं आचार्य सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है इसमें। इसके अलावा यहाँ पे आपको सुश्रुत संहिता के टीकाकार मिल जाएंगे। तो ये सब जब आप पीजी की तैयारी करेंगे तब आपको पढ़ाया जाएगा, तब आप वहाँ पे पढ़ लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको आपको अभी कोई पढ़ने की ज़रूरत, यूजी लेवल पे कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, टीकाकार वगैरह। उसके बाद हम नीचे जाते हैं। इसमें ये भी टीकाकार सभी हैं, अंग्रेजी टीकाकार, हिंदी टीकाकार बताए गए हैं। फिर सुश्रुत संहिता, वैशिष्ट, ओके, ये भी पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। जो पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में, ये भी जो यहाँ पे त्रिविध कर्म बताया गया ना, ये आपका अलग से चैप्टर आएगा त्रिविध कर्म का। ये त्रिविध कर्म, सॉरी ये त्रिविध कर्म, पूर्व कर्म, पश्चात कर्म, ये सब आपको अभी आगे पढ़ाया जाएगा। आगे का चैप्टर आएगा तो उस पर हम वीडियो डालेंगे, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम नीचे जाते हैं तो हमको क्या पढ़ना है। हाँ, जो हमारे पढ़ने वाला टॉपिक है ये है शल्य एवं शल्य तंत्र, ठीक। तो इसमें पूछा जाता है, वाइवा में भी पूछा जाता है आपके, जब भी वाइवा होगा आपका फाइनल ईयर का, और जब भी आपका एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पे शल्य तंत्र की निरुक्ति पूछी जाती है। एग्ज़ाम में भी पूछी जाएगी आपको, साथ ही साथ वाइवा में भी पूछी जाती है। तो ये एक छोटा सा आप श्लोक याद कर लीजिएगा। सल सवल आसु गमने धातु तस्य शल्यम इति रूपम, ठीक है। ये श्लोक याद करना है आपको। सल सवल आसु गमने धातु तस् शल्यमिति रूपम, अर्थात क्या है, सल तथा सवल ये दो धातु आसु गमन अर्थ में प्रयुक्त होती हैं, उनसे शल्य शब्द की निरुक्ति हुई है। बस इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा ताकि आपको लिखने भर का हो जाए। इसके बाद हम शल्य किसे कहेंगे, ये निरुक्ति होगी, हम शल्य किसे कहेंगे। तो यहाँ पे शल्य की परिभाषा दी गई है, वो याद कर लीजिएगा आप। यहाँ पे मैं थोड़ा कलर बदल देता हूँ, रेड कलर कर देता हूँ पहले, रेड नहीं, चलो ब्लू, ठीक है। तो शल्य की परिभाषा हमको पढ़ना है। शल्य की परिभाषा में अगर आपको ये श्लोक याद हो जाए तो इम्पोर्टेंट श्लोक है, इसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप याद कर सकते हैं। क्या है श्लोक? अति प्रविद्धम मलदोषजम, अति प्रविद्धम मलदोषजम व शरीरिणाम स्थावर जांगमानाम यत् किंचित आबादकरम शरीरे तत्सर्वमेव प्रवदंती सल्वन। तो ये आपको मिल जाएगा सुश्रुत में, अध्याय 1 में 8वां नंबर का श्लोक। अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ से देख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि अत्यधिक बढ़े हुए दोष अथवा मल पदार्थ, ठीक है। जब दोष शारीरिक दोष या मानसिक दोष, शारीरिक दोष हमारे कौन से, वात पित्त कफ, और मानसिक रज और तम, जब ये अत्यधिक बढ़ जाते हैं, तथा मल पदार्थ जिससे शरीर को कष्ट होता हो, तथा किसी भी स्थावर अथवा जांगम पदार्थ द्वारा शरीर में रुजा मतलब पेन उत्पन्न हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, शल्य कहेंगे। तो आप छोटी सी डिफिनेशन है ये, आप याद कर लीजिएगा, या चाहे श्लोक याद हो जाए। तो अगर श्लोक याद हो जाता है तो आपको श्लोक याद कर लेना है, नहीं तो हिंदी याद कर लेना है कि जब अत्यधिक बढ़े हुए दोष मल पदार्थ या स्थावर या जांगम पदार्थ द्वारा शरीर में रुजा उत्पन्न हो, उसे हम शल्य कहते हैं, ठीक। तो हमने यहाँ पे शल्य पढ़ लिया। अब शल्य तंत्र की, जो हमारी शल्य तंत्र है, ये जो हमारी बुक है सर्जरी जिसको हम कहते हैं, ये शल्य तंत्र के नाम से जानी जाती है। तो इसमें हमको इसकी परिभाषा जानना है। तो परिभाषा जानने के लिए हमको ये श्लोक याद करना पड़ेगा। ये श्लोक तो आप बिल्कुल याद करिए किसी भी कीमत पे, ठीक है। तत्र शल्यम नाम विविध
तृणकाष्ठ पाषाण पांशु लोह लोष्ट आस्थि बाल नख पूया श्राव दुष्ट व्रणांत गर्भ शल्योद हरणार्थम यंत्र शस्त्र क्षार अग्नि प्राणिधान व्रण विनिश्चयार्थम च। तो ये सुश्रुत अध्याय 1 का 9वें नंबर का श्लोक है, आपको वहाँ से आपको मिल जाएगा अगर आप सुश्रुत साध में पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा शल्य तंत्र की परिभाषा बताई गई वो है कि, देखिए 1 मिनट, तो शल्य तंत्र की जो परिभाषा बताई गई वो है कि आयुर्वेद के जिस अंग में, ऐसा हम हमेशा कोई भी अगर हम क्या कहते हैं कोई भी सब्जेक्ट की डिफिनीशन बताते हैं तो ऐसे ही बताएंगे कि आयुर्वेद के जिस अंग में विभिन्न प्रकार के तृण काष्ठ मतलब लकड़ी जिसको कहते हैं, पत्थर धूलि के कण, लौह मिट्टी, अस्थि केश, नाखून पूई मतलब पस, स्राव मतलब डिस्चार्ज आदि शल्य, दूषित व्रण, अंतःशल्य तथा मृत गर्भ शल्य को निकालने का उपाय का क्या बताया गया है, निकालने का उपाय। यहाँ क्या लिखा है, अंतर्गर्भ शल्योद हरणार्थम, हरणार्थम मतलब होगा निकालना, तो इनके निकालने का उपाय यंत्र शस्त्र क्षार और अग्निकर्म का वर्णन तथा व्रणों की आम पच्यमान और पाक अवस्था आदि का विनिश्चय किया जाता है, उसे हम शल्यतंत्र कहते हैं। तो शल्यतंत्र क्या है, जहाँ पे आयुर्वेद का वो अंग जहाँ पे विभिन्न प्रकार के तृण काष्ठ पत्थर धूलि के कण लौह मिट्टी अस्थि केश नाखून पूई श्राव आदि शल्य, ये सब क्या है, तृण काष्ठ क्या है, एक्सीडेंट जब होता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट तो वहाँ पे जो भी फॉरेन मटेरियल्स या फॉरेन सब्सटेंसेस चाहे वो तृण हो, काष्ठ हो, कोई पत्थर हो, कोई धूल के कण हो, कोई लोहे का टुकड़े हो, मिट्टी हो, अस्थि हो, ये सब क्या कहते हैं जब वाउंड होता है तो उसमें क्या हो जाता है, ये सब वाउंड में बैठ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, डिब्राइडमेंट करते हैं ना, मतलब रिमूव करते हैं ना फॉरेन मटेरियल्स को। डिब्राइडमेंट क्या होता है, रिमूवल ऑफ फॉरेन मटेरियल्स। तो यही बताया गया जब तृण काष्ठ पत्थर धूलि के कण लौह मिट्टी अस्थि केश नाखून पूई श्राव, ये सब श्राव वगैरह जब पस से होता है, चाहे वो वाउंड से हो रहा हो, चाहे वो किसी मतलब क्या कहते हैं कोई अंदर वाउंड हो, घाव हो, उसमें लीवर एब्सेस जैसे होता है उसमें स्राव हो तो उसको हम निकालते हैं, पस को निकालते हैं, वहाँ से स्राव को निकालते हैं, वो सब हमारे शल्य ही कहते हैं। ठीक है, ये सब शल्य को निकालने तथा दूषित व्रण अंतःशल्य और मृत गर्भ शल्य को निकालने का उपाय यंत्र शस्त्र क्षार और अग्निकर्म का जहाँ वर्णन है उसे हम क्या कहते हैं, उस तंत्र को हम शल्य तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा। श्लोक याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वैसे याद करना जरूरी है श्लोक को। ओके, इस पर आप 3 स्टार मान लीजिए, श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको याद करना है। उसके बाद हमको इसमें क्या पढ़ना है, डिफिनीशन ऑफ सर्जरी आप पढ़ सकते हैं मॉडर्न के अकॉर्डिंग, डिफिनीशन ऑफ सर्जरी। ठीक है, यहाँ पे डिफिनीशन ऑफ सर्जरी क्या है, सर्जरी इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। तो जैसे वहाँ पे हमने देखा था कि आयुर्वेद का वह तंत्र, यहाँ पे उस तरीके से बताया गया सर्जरी क्या है, मेडिकल साइंस की वह ब्रांच है जिससे दैट इज़ कंसर्न विथ करेक्शन ऑफ डिफेक्ट्स डिफॉर्मिटीज़ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन डिजीज़ एंड इंजरीज बाय मैनुअल एंड इंस्ट्रूमेंटल मीन्स। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा ये। ओके, तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल मीन्स हमारे क्या हो गए, यंत्र शस्त्र क्षार अग्निकर्म, ये हो गए हमारे इंस्ट्रूमेंटल, और मैनुअल मीन्स हो गए। ओके, अब जो आपका इम्पोर्टेंस जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है फर्स्ट चैप्टर में वो ये है क्या है, शल्य चिकित्सक के गुण, क्वालिटीज़ ऑफ ए सर्जन क्या क्या है, उसको हमेशा पूछी जाती है। आप वाइवा में अगर आपका कोई दूसरा क्वेश्चन शल्य तंत्र के परिभाषा के अलावा पूछा जाएगा तो ये वाला पूछा जाएगा, क्वालिटीज़ ऑफ सर्जन मतलब शल्य चिकित्सक के गुण। तो ये श्लोक तो आपको याद रखना जरूरी है। क्या है देखिए, स्टार मार लीजिए इस पर, पहले तो 2 स्टार 3 स्टार जितना में स्टार मार सकते हैं उस पर स्टार मार लीजिए। इसमें आपको याद करना है, ये श्लोक याद करना है, बिल्कुल ज़रूरी है। शौर्यम आशु क्रिया शस्त्र तैक्षण्यम आस्वेद आवेथु असमोहस वैद्यस शस्त्र कर्मणि सस्यते। ठीक है, तो ये भी सुश्रुत का है, अध्याय 5 का 10वें नंबर का श्लोक है। आपको वहाँ से आप साथ में सुश्रुत रखेंगे तो देख सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं, आप इसी बुक से पढ़ सकते हैं। तो ये श्लोक याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्या है देखिए इसमें शौर्यम आशु क्रिया। शौर्यम मतलब होता है शूरता या निर्भयता मतलब ब्रेवनेस, तथा आशु क्रिया मतलब शस्त्र कर्म आदि में शीघ्रता, स्विफ्टनेस इन एक्शन। जो हम सर्जरी कर रहे हैं उसमें हम मतलब क्या कहते हैं शीघ्र रहे हैं, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा स्लो कर रहे हैं। ठीक। दूसरा क्या है शस्त्र तैक्षण्यम, जो हमारा शस्त्र है, जो भी हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, चाहे स्कैल्पेल्स हो, ब्लेड हो, कुछ भी हो, वो उसमें धार अच्छी होनी चाहिए, तीक्ष्ण होनी चाहिए। उसके बाद क्या है आस्वेद आवेप्तु, शस्त्र कर्म करते समय पसीना ना आना तथा हाथ का ना कांपना। ठीक है, ये हो गया। फिर असम्मोहस वैद्यस्य शस्त्रकर्मणि सस्यते। असम्मोहस मतलब क्या होता है बड़े शस्त्र कर्म की स्थिति में अत्यधिक रक्त आदि देखकर मूर्छित न होना, ये शल्य चिकित्सक के गुण होते हैं। तो शल्य चिकित्सक के कितने गुण बताए गए आपका, पहला शौर्य, फिर आशु क्रिया, फिर शस्त्र तैक्षण्यम, आस्वेद आवेप्तु और असमोहस। तो कितने हो गए यहाँ पे आपके 6 गुण बताए गए हैं क्वालिटीज ऑफ ए सर्जन या शल्य चिकित्सक के गुण। तो जो भी आपका शल्य चिकित्सक रहेगा वो शौर्य रहेगा, अपने कार्यों में निर्भय रहेगा मतलब ब्रेवनेस रहेगी, तथा शस्त्र कर्म आदि में शीघ्रता रहेगी, और शस्त्र की उसकी धार जो यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं वो शार्प होने चाहिए। शस्त्र कर्म करते समय उसको पसीना और उसका हाथ नहीं कांपना चाहिए, और बड़े शस्त्र कर्म करते समय जो भी मेजर सर्जरी करते समय उसकी क्या हो अधिक रक्त आदि देख को वो मूर्छित ना हो। तो ये सारे हमारे शल्य चिकित्सक के गुण होने चाहिए। मॉडर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस क्वालिटीज ऑफ ए सर्जन क्या क्या होने चाहिए। लेडीज़ फिंगर, इसको भी याद कर लीजिए, ये भी पूछा जाता है। लेडीज़ फिंगर होने चाहिए। लेडीज़ फिंगर का मतलब हो रहा है यहाँ पे कि जेंटल हैंडलिंग होनी चाहिए। ठीक है, जेंटल हैंडलिंग। उसके बाद जो आपको बताया गया लायंस हार्ट होना चाहिए। लायंस हार्ट मतलब बोल्डनेस। ईगल्स आई, ईगल्स आई क्या मतलब वॉचफुलनेस, ईगल्स आई वॉचफुलनेस मानेंगे। हॉर्स लेग स्टेमिना होना चाहिए अच्छा आपका। अगर आप एक अच्छे शल्य चिकित्सक बनना चाहते हैं तो आपके पास लंबे समय तक देर समय तक खड़े होने की मतलब क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई सर्जरी लंबे समय तक 2 घंटे 1 घंटे चलने लगी तो आपको वहाँ पे स्टेमिना होना चाहिए। साथ ही साथ ईगल्स आई के लिए ये बोला गया है कि वॉचफुलनेस होना चाहिए, कि अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं तो इसके साथ में क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं या और क्या क्या चीज़ें रिलेटेड हैं वो सब आपको आना चाहिए। लायंस हार्ट मतलब बोल्डनेस, वही बताया गया कि आप जब बड़ी सर्जरी कर रहे हैं तो मतलब रक्त आदि देख कर मूर्छित ना हो, या इंजरी वगैरह देख के मूर्छित ना हो, या बेहोश ना हो, फेंट ना हो। ओके। उसके बाद कैमल्स बिली ये बताया गया है कि एबिलिटी टू कैरी ऑन विदाउट फूड एंड वाटर। कैमल्स बिली इसलिए बताया गया है कि ऊँट जैसा पेट होना चाहिए, कि जैसे ऊँट एक बार खा लेता है, पानी पी लेता है तो 3-4 दिन आराम से गुजार देता है बिना पानी पिए, उसी प्रकार से कैमल्स बिली आपके होना चाहिए कि अगर आपको खाना ना मिले तो आप आराम से मतलब जो भी सर्जरी कर रहे हैं उसमें मन लगा के कर सकें। ये चीज़ इसलिए बताई गई है। तो यहाँ पे आपको 5 चीज़ें यहाँ भी ध्यान रखी हैं। लेडीज़ फिंगर, जेंटल हैंडलिंग होनी चाहिए, ये नहीं कि रफ हैंडलिंग हो रहे नोच रहे हैं खरबोट रहे हैं, उस प्रकार से कोई वो चीज़ हैंडलिंग नहीं होनी चाहिए। लेडीज सॉफ्ट टच होना चाहिए आपका। लैंस हार्ट, ईगल्स आई, हॉर्स लेग और कैमल्स बेली। ओके। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे अष्टांग आयुर्वेद में शल्य तंत्र की प्रधानता। तो शल्य तंत्र की प्रधानता आप बस ऊपर से इसको ज़्यादा बहुत कुछ नहीं पढ़ना, बस थोड़ा सा पढ़ लेना क्या क्या है। तो शल्य तंत्र क्यों प्रधान है अष्टांग आयुर्वेद में बताया गया है। सबसे पहले हम ये देखते हैं रोगों का समूल निवारण करने के लिए, रोगों का समूल निवारण करता है ये। आचार्य सुश्रुत ने अग्निकर्म चिकित्सा का वर्णन करते हुए स्पष्ट लिखा है कि इस विधि द्वारा चिकित्सा करने पर रोगों की पुनः उत्पत्ति नहीं होती है। ओके। सद्दो व्रण चिकित्सा होती है। जो भी आपका ट्रॉमेटिक वाउंड मैनेजमेंट होता है वो हमारा सर्जरी में ही होता है, और वहाँ पे हम मेडिसिन नहीं खिला के उसको तुरंत नहीं ठीक कर सकते। इस वजह से चाहे वह एक्सेसिव हेमरेज हो, अत्यधिक रक्तस्राव हो, छिद्रोदर हो, सावरण भग्न हो, वहाँ पे हम सद्दो व्रण ही चिकित्सा करते हैं। या कोई भी एक्सीडेंटल वाला जो केस आता है वहाँ पे भी हम सद्दो व्रण चिकित्सा करते हैं। उसके साथ ही साथ विविध तकनीक चिकित्सा, इसमें ये बताया कि जैसे हम क्षार कम सर्कल में यूज़ करते हैं, अग्निकर्म, रक्त मोक्षण,
ये सब हम रोगी की अवस्था देखकर हम अपना चयन करते हैं कि हमको कौन सा कर्म यूज़ करना है, क्षार कर्म यूज़ करना है, अग्नि कर्म, रक्त मोक्षण या इसको छेदन भेदन जो भी करना हो उस प्रकार से हम करते हैं। तथा गंभीर अत्यायिक रोगों की चिकित्सा मतलब मैनेजमेंट ऑफ सीवियर इमरजेंसी कंडीशन। तो जानते हैं कि सर्जरी कब यूज़ होती है, जब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन हो, चाहे वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो, साथ ही साथ कोई हेमरेज हो, ओपन फ्रैक्चर हो, तब हम शल्यतंत्र का यूज़ करते हैं। इसलिए शल्यतंत्र की प्रधानता यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद ये बताया गया कि एकमात्र क्या होती है, सफल चिकित्सा होती है, सोल सक्सेसफुल थेरेपी। अनेक रोगों में केवल शल्य कर्म एकमात्र चिकित्सा विकल्प होता है, जैसे गैंग्रीन में, विदृधि में, अर्बुद में, ग्रंथि में, जो भी हमारे कैंसरस जितने भी होते हैं, कार्सिनोमास होते हैं, गैंग्रीन होते हैं, एब्सेस होती है, ट्यूमर्स होते हैं, सिस्ट होते हैं, वहाँ पे एकमात्र सफल चिकित्सा क्या है, वो उसको हमको लास्ट में क्या ही करना है, उसको हमको काट के निकाल ही देना है ना, तो एक्सीजन करना है, वो सब सर्जरी में हमारा आता है। उसके बाद रचनात्मक चिकित्सा, क्रिएटिव थेरेपी, जो आजकल मतलब कॉस्मेटिक सर्जरी वगैरह चल रही है, कर्ण संधान, ओष्ठ संधान, नासा संधान, जो क्लेफ्ट पैलेट वगैरह होते हैं, कर्ण संधान, ओष्ठ संधान, क्लेफ्ट लिफ्ट होते हैं, ये सब सारे हमारे क्या कहते हैं, सर्जरी के डिपार्टमेंट है, सर्जरी के अंडर ही आते हैं। इस वजह से वाग्भट ने अष्टांग हृदय में शल्यतंत्र की प्रधानता बताई गई। तथा विशिष्ट चिकित्सा जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन भी हम इसमें कर सकते हैं। यशप्रद चिकित्सा, होनोरिफिक चिकित्सा, मतलब क्या करते हैं, यश की वृद्धि होती है। जो भी सर्जन्स होते हैं वैसे ही आदमी नाम सुन लेता है कि ये सर्जन है, तो वैसे ही उसके मन में क्या करता है, सम्मान का भाव जागता है। तो इसीलिए यहाँ पे यशप्रद चिकित्सा बताइए, क्योंकि अति कष्टकारक रोग, मतलब जितने भी कष्टकारक रोग से पीड़ित वाले मनुष्य होते हैं, वो शल्य कर्म के बाद तुरंत उनको लाभ मिलता है। इस वजह से यहाँ शल्य चिकित्सक को सम्मान के भाव से देखा जाता है और इनको यश की वृद्धि भी होती है। तो ये चीज़ बताई गई है। ओके, भारतीय शल्यतंत्र की अवनीति थोड़ा सा बस हेडिंग देख लेते हैं, इसको डिटेलिंग नहीं करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं उतना। मतलब द डिक्लिनेशन ऑफ इंडियन शल्यतंत्र, मतलब हमारे जो आयुर्वेद का या भारत का इंडियन शल्यतंत्र है, उसमें उसकी अवनति में, डिक्लिनेशन में क्या क्या कॉजेज थे वो देख लेते हैं। तो संज्ञाहरण उपायों की न्यूनता, तो हमारे पास क्या कमी थी कि हमारे पास डिफिशियंसी ऑफ एनेस्थीसिया टेक्निक, मतलब जो हमारे संज्ञाहरण उपाय एनेस्थीसिया, जो हमारे एनेस्थीसिया के विभाग में हमारा आयुर्वेद उतना डेवलप नहीं कर पाया, इस वजह से एक ये कारण हो गया। दूसरा, छद्म चरों पर नियंत्रण का अभाव, लॉस ऑफ रेगुलेशन ऑन द क्वैक्स। ओके, उसके साथ ही साथ शरीर रचना की न्यूनता, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ शरीर रचना, एनाटॉमी का बहुत कम नॉलेज था, मतलब इस आयुर्वेद में। इस वजह से मार खा गया हमारा सर्जरी वाला विभाग। प्रभावित प्रतिजीवी का अभाव, लैक ऑफ इफेक्टिव एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, ये भी एक कॉज था। बौद्ध धर्म का प्रभाव ये भी कॉज था, इन्फ्लुएंस ऑफ बौद्धिज्म, विदेशी आक्रमण के कारण। ठीक है, तो इससे क्या, विशाल पुस्तकालय और विश्वविद्यालय को जला दिया गया, नष्ट कर दिया गया हमारे ग्रंथ वगैरह को, इस वजह से तो ये भी एक कॉज था हमारा। शल्य चिकित्सक की उपेक्षा, पार्शलिटी टू द सर्जन्स, ठीक, ये सब चीज़ें हैं। गोपनीयता, मेंटेनेंस ऑफ, हमारे आयुर्वेद में वैसे भी अभी तक चला रहा है कि हम लोग बहुत ज़्यादा सीक्रेसी मेंटेन करते हैं, कुछ चीज़ जानते हैं तो उसे मतलब एक दूसरे से शेयर नहीं करते, तो ये भी चीज़ थी। और अंग्रेज़ों की दमनकारी नीति, ये सब कॉजेस थे हमारे भारतीय शल्यतंत्र की अवनति के कारण या डिक्लिनेशन के कारण। ओके, आई होप यहाँ तक हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें जो मैंने बताया वही पढ़ना है, और जितना बताया उतना ही पढ़ना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा, और अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे, जिसका हमने वहाँ पे लिंक दे दिया है, BMS ज्ञान हमारा चैनल है, वैसे इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे आप BMS ज्ञान डालेंगे तो तब भी आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक से जाके देख सकते हैं, और कमेंट पे भी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या कोई भी सब्जेक्ट पे आपका टॉपिक मतलब वीडियो चाहिए, वहाँ पे भी मैं डाल दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।